आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रीन्स थ्योरम की और स्टोक्स थ्योरम की। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम की बात करने से पहले लास्ट टाइम हमने डाइवर्जेंस थ्योरम जो सीखा था उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन ये है कि जो सरफेस इंटीग्रल r डॉट एन डी एस है वो 3 टाइम्स द वॉल्यूम होता है, जहाँ पर s कोई क्लोज सरफेस है और v उसका वॉल्यूम है। ये फार्मूला ड्राइव किया गया है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से, जिसके अकॉर्डिंगली a डॉट n का सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट a के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल होता है। जब यहाँ पर r डॉट n का सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट के वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल लेकर सॉल्व करते हैं तो वो 3 टाइम्स वॉल्यूम आ जाता है। अगर s आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो और v उस सरफेस का वॉल्यूम हो तो r डॉट n का जो सरफेस इंटीग्रल है वो 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम के इक्वल हुआ करता है। इसका इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जांपल है, हमने ये सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है r डॉट n डी एस ओवर द सरफेस हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये जो सरफेस है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके बारे में आप वाकिफ़ हैं। ये क्या है भला? ये एक स्फीयर है, एक ऐसा स्फीयर है जिसका वॉल्यूम 4π/3 आर क्यूब के इक्वल हुआ करता है। यहाँ पे रेडियस जो है यहाँ राइट साइड पर 1 का स्क्वायर यानी 1 है। तो ये हमारे पास जो सरफेस है जिसके लिए हमने एवेल्यूएट करना है r डॉट n का सरफेस इंटीग्रल, वो सरफेस हमारे पास स्फीयर है, उसका वॉल्यूम हमें मालूम है। और अगर r डॉट n वाला सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट करना हो तो वो 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सरफेस के इक्वल हुआ करता है। इसका इस्तेमाल करते हैं और हमें मालूम है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4π/3 आर क्यूब होता है और r डॉट n का सरफेस इंटीग्रल इक्वल है 3 टाइम्स वॉल्यूम के 4π/3। यहाँ पे रेडियस 1 है, 4π/3 1 का क्यूब, 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 4π आ जाएगा। हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ये वाला सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट कर लिया है। और नेक्स्ट अब हम बात करने लगे हैं स्टोक्स थ्योरम की। अगर फ़र्ज़ करें S हमारे पास एक सरफेस है, ओपन सरफेस है, 2 साइडेड सरफेस है और इस सरफेस को बाउंड कर रही है हमारे पास एक कर्व C जो इंटरसेक्टिंग कर्व नहीं है और क्लोज्ड कर्व है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो सरफेस जो है वो ये एक डिस्क है। ये हमारे पास 2 साइडेड सरफेस है। इस सरफेस को एक कर्व बाउंड कर रही है और वो कर्व इसकी बाउंड्री यानी एक सर्कल है। ये जो कर्व इसको बाउंड कर रही है, जो सर्कल है, ये एक क्लोज्ड कर्व है और इंटरसेक्टिंग कर्व नहीं है। इंटरसेक्टिंग कर्व किस तरह की हुआ करती है? फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने ये कर्व स्केच कर रहा हूँ। ये कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्टिंग कर्व है। तो हमारे पास जो इस वक्त कर्व है वो क्लोज्ड भी है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है और उसने सरफेस S को बाउंड किया हुआ है। और एक कोई वेक्टर फील्ड है, ये फंक्शन डिफाइन है सरफेस के ऊपर और इसके डेरिवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूस हैं। ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है, ये सरफेस के हर पॉइंट पर डिफाइन है और इसके डेरिवेटिव जो हैं वो कंटिन्यूस है। तो ऐसी सूरत में a डॉट डी आर वाला जो लाइन इंटीग्रल है वो डेल क्रॉस a डॉट n वाले सरफेस इंटीग्रल के इक्वल हुआ करेगा। ये स्टोक्स थ्योरम हमें रिलेशन दे रहा है सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल में। अगर आपके पास S कोई 2 साइडेड ओपन सरफेस है, S को बाउंड कर रही है एक कर्व जो कि क्लोज्ड है और इंटरसेक्टिंग नहीं है, ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है जो सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन है, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस डेरिवेटिव्स हैं। तो डेल क्रॉस a डॉट n वाला सरफेस इंटीग्रल a डॉट डी आर वाले लाइन इंटीग्रल के इक्वल हुआ करेगा। यहाँ पे लाइन इंटीग्रल में मैंने यहाँ पे एक क्लोज सर्कल सा डाल दिया है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व के अलॉन्ग कैलकुलेट करना है। यानी हमने लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है पॉइंट A से, अगर शुरू करना है तो दोबारा A पर ही पहुंच जाना है।
इस तरह का लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर इक्वल है डेल क्रॉस a डॉट n के सरफेस इंटीग्रल के। तो डेल क्रॉस a डॉट n वाले सरफेस इंटीग्रल को एवेल्यूएट करने के लिए हम a डॉट डी आर वाला लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट कर सकते हैं, या a डॉट डी आर वाला लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करने के लिए हम डेल क्रॉस a डॉट n वाला सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट कर सकते हैं, अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हों। इसकी एक एग्जांपल में प्रैक्टिस करते हैं। तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमने एवेल्यूएट करना है डेल क्रॉस a डॉट n वाला सरफेस इंटीग्रल, जहाँ पर a हमारे पास 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जी स्क्वेयर जे माइनस वाई स्क्वेयर जी के इक्वल है, और सरफेस जो है वो हमारे पास एक स्फीयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर इक्वल टू 1 का अपर हाफ है। हमने इस स्फीयर का अपर हाफ लेना है, उस अपर हाफ के ऊपर ये वाला सरफेस इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है, और जो भी हमने स्टोक्स थ्योरम सीखा है उसके अकॉर्डिंगली डेल क्रॉस a डॉट n वाला जो सरफेस इंटीग्रल है वो a डॉट डी आर वाले लाइन इंटीग्रल के इक्वल हुआ करता है, जहाँ पर c कोई ऐसी कर्व होती है जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो और उस सरफेस s को कंटेन करती हो। तो इस वक्त हमने बेसिकली कोई ऐसी कर्व ढूंढनी है जो इस सरफेस को एनक्लोज कर रही हो, और हम इस सरफेस इंटीग्रल को उस कर्व वाले लाइन इंटीग्रल की मदद से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये सरफेस है, ये सरफेस स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 1 का अपर हाफ है। हमें एक कर्व की ज़रूरत है जो इस स्फीयर को एनक्लोज कर रही हो, और वो कर्व, ये जो सर्कल है, ये एक ऐसी कर्व है एक्स वाई प्लेन वाला सर्कल जो इस पूरे स्फीयर को कंटेन कर रही है। इस कर्व के लिए अगर हम लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर सॉल्व कर लें तो वो इक्वल हो जाएगा डेल क्रॉस a डॉट n के सरफेस इंटीग्रल के। तो हम इस कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, और कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना काफ़ी आसान काम होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो कर्व है वो हमने चूज़ कर ली है कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला सर्कल है। ये स्फीयर एक्स वाई प्लेन को जहाँ पर कट कर रहा है वही हमारे पास सर्कल है, और एक्स वाई प्लेन को जहाँ कट कर रहा है उसके लिए z को 0 ले लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है जो इंटरसेक्टिंग नहीं है और जो इस s को बाउंड कर रही है। अगर हमने इस कर्व के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है तो हमें इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस की ज़रूरत होगी, और इस कर्व के लिए हमारे पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी, और z 0 है यहाँ पर, और t की वैल्यूज़ हमें याद हैं 0 से 2 पाई के दरमियान हुआ करती हैं। और स्टोक्स थ्योरम की मदद से हमारे पास जो डेल क्रॉस a डॉट n डी एस वाला इंटीग्रल है ये इक्वल हो जाएगा लाइन इंटीग्रल a डॉट डी आर के। अब हमें ज़रूरत है डी आर की, a की और इनके डॉट प्रोडक्ट की। हमें मालूम है r इक्वल हुआ करता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ से डी आर इक्वल आ गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के, और स्पेशली इस कर्व के लिए अब डी आर हमारे पास क्या बनेगा, डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो वो आएगा माइनस साइन टी डी टी, और साथ में आई आ गया, और डी वाई यहाँ से निकालेंगे तो वो साइन टी का कॉस टी डी टी और साथ में जे आ गया, प्लस डी जी के में यहाँ से जब डी जी कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आएगा, यानी हमारे पास ये 0 के आ गया। डी आर हमने कैलकुलेट कर लिया। ए को कैलकुलेट करते हैं। ए उसने हमें दिया हुआ था लेकिन वो एक्स वाई और जी की फॉर्म में था, हमने उसे कन्वर्ट करना है टी में। एक्स की वैल्यू हमारे पास कॉस टी है, वाई की वैल्यू साइन टी है, जी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह कॉस टी और वाई की जगह साइन टी, तो ए हमारे पास बनेगा 2 cos t माइनस साइन टी आई। यहाँ पे जब हम y की जगह साइन टी और z की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन टी 0 j, और यहाँ पे जब हम y की जगह साइन टी और z की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी 0 k बन जाएगा। a बन गया, dr बन गया, इन दोनों का डॉट लेते हैं और लाइन इंटीग्रल a डॉट dr को सॉल्व करते हैं। a डॉट dr हल करते हैं, a और डी आर के आई कंपोनेंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन टी इंटू 2 cos टी माइनस साइन टी डी टी आ गया, और जे कंपोनेंट को जे से करेंगे तो यहाँ पे जे कंपोनेंट 0 है, 0 डॉट कॉस टी
डी टी ज़ीरो बन जाएगा। इस तरह जब के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ज़ीरो बन जाएंगे। तो प्लस ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ए डॉट डी आर आ गया। और हम एवेलुएट करना चाहते हैं डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस, ये इक्वल है ए डॉट डी आर के। ए डॉट डी आर की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली, माइनस साइन टी इंटू 2 cos t माइनस साइन टी डी टी। टी की लिमिट्स हमें मालूम है 0 से 2 पाई। इस इंटीग्रल को अब हमने एवेल्यूएट करना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सा इंटीग्रल है। दो इंटीग्रल्स का ऐसे सम या डिफरेंस बना लेंगे। पहले इंटीग्रल में साइन फंक्शन और कॉस उसका डेरिवेटिव मौजूद है, साइन की पावर 1 बढ़ा लेंगे और उससे डिवाइड कर लेंगे। और दूसरे इंटीग्रल में हमारे पास प्लस का साइन स्क्वायर बनेगा। साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस 2t/2 लिख लेंगे और उसकी भी फार्मूला की मदद से इंटीग्रेशन करके लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो पाई आ जाएगा। ये हमने डेल क्रॉस ए डॉट एन वाला सरफेस इंटीग्रल स्टोक्स थ्योरम की मदद से ए डॉट डी आर वाले लाइन इंटीग्रल में चेंज करके सॉल्व किया है। और नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं ग्रीन्स थ्योरम। अगर आर हमारे पास कोई क्लोज रीजन हो और ये एक्स वाई प्लेन में रीजन हो, सी कोई सिंपल क्लोज्ड कर्व हो और वो इस रीजन आर को बाउंड कर रही हो। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, सर्कुलर डिस्क जो है ये हमारे पास सरफेस है और ये जो कर्व है, जो सर्कल है, ये क्लोज सिंपल कर्व है, ये इस रीजन आर को कंटेन कर रही है। और एम और एन जो हैं हमारे पास एक्स और वाई के फंक्शंस हैं, ये कंटिन्यूस हैं और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं इस रीजन आर के ऊपर वो भी कंटिन्यूस है। तब ग्रीन्स थ्योरम हमें ये कहता है कि हमारे पास जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला लाइन इंटीग्रल है वो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई वाले डबल इंटीग्रल के इक्वल होगा। ये वाला डबल इंटीग्रल और ये वाला लाइन इंटीग्रल आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर डी एक्स और डी वाई की जगह डी वाई डी एक्स भी आ सकता है। आपको मालूम है डबल इंटीग्रल वैल्यूएट करते हुए हम इनका आर्डर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आर आपके पास कोई क्लोज रीजन हो, एक्स वाई प्लेन में हो, सी कोई क्लोज्ड कर्व हो जो रीजन आर को बाउंड कर रही हो, एम और एन एक्स और वाई के कंटिन्यूस फंक्शंस हों और इनके डेरिवेटिव्स भी कंटिन्यूस हों रीजन आर के ऊपर, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला जो लाइन इंटीग्रल है वो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई वाले प्लेन इंटीग्रल के इक्वल होगा। इसी ग्रीन्स थ्योरम को हम ज़रा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड ए हो एम आई प्लस एन जे, अगर वेक्टर फील्ड आपके पास ए एम आई प्लस एन जे है तो ज़रा कैलकुलेट करें कि ए डॉट डी आर किसके इक्वल होगा। डी आर आपको मालूम है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जी के इक्वल है। जब आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एम डी एक्स बन जाएगा। जब जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस एन डी वाई बन जाएगा। और चूंकि हमारे पास ए में जी कंपोनेंट नहीं है तो वो ज़ीरो आ जाएगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये जो लाइन इंटीग्रल के अंदर हमारे पास इंटीग्रैंड है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये बेसिकली ए डॉट डी आर है। और ये जो ए है अगर आप इसके लिए डेल क्रॉस ए कैलकुलेट करें तो वो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई के इक्वल आएगा। और अगर आप डेल क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट हल करें के साथ तो वो हमारे पास पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई के इक्वल आ जाएगा। यानी राइट साइड पे ये जो डबल इंटीग्रल के अंदर पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई है, ये डेल क्रॉस ए डॉट के इक्वल है। और अगर हम डी एक्स डी वाई को डी आर लिख लें, एरिया ऑफ द रीजन आर का स्मॉल पोर्शन, तो हमारे पास यही जो ग्रीन्स थ्योरम है इसकी लेफ़्ट साइड हमारे पास बन जाएगी ए डॉट डी आर और राइट साइड बन जाएगी डेल क्रॉस ए डॉट के डी आर ओवर आर। यही ग्रीन्स थ्योरम अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ज़रा याद करें हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम था वो क्या था। स्टोक्स थ्योरम ये था कि डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस वाला सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी आर वाले लाइन इंटीग्रल के इक्वल है। तो क्या यहाँ पर यही सिचुएशन नहीं है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर यही सिचुएशन है। यहाँ पर हमारे पास सरफेस जो कि एक्स वाई प्लेन में थी, तो हमारे पास ये जो डी एस है ये बेसिकली डी आर के इक्वल आ रहा है। हम कह सकते हैं कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो ग्रीन्स थ्योरम का जनरलाइज्ड केस है। स्टोक्स थ्योरम जनरल है, किसी भी सरफेस एस के लिए है। ग्रीन्स थ्योरम जो है वो ऐसी सरफेस एस के लिए है, ऐसे क्लोज रीजन आर के लिए है जो एक्स वाई प्लेन में हो। यानी ग्रीन्स थ्योरम जो है वो स्टोक्स थ्योरम का स्पेशल केस है, या कह लें कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो ग्रीन्स थ्योरम की जनरलाइजेशन है। ये हमने ग्रीन्स थ्योरम देखा है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज कर्व सी के लॉन्ग, वो पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई वाले डबल इंटीग्रल के इक्वल होगा। याद रखना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि जो डी वाई के साथ n है उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के लिए लेना है, जो dx के साथ m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेना है, माइनस करना है। और यहाँ पर आप dx dy लिखें या dy dx लिखें, वो जब उस रीजन प्लेन की आप लिमिट्स लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना है। ग्रीन्स थ्योरम हमने देखा है क्या है, हमने प्रूफ नहीं किया है। हम इन थ्योरम्स के प्रूफ कर भी नहीं रहे हैं, हम इनकी सिर्फ एप्लीकेशन सीख रहे हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम की थोड़ी सी एप्लीकेशन भी करते हैं और एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने एवेल्यूएट करना है लाइन इंटीग्रल 10x4 माइनस 2xy क्यूब dx माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर dy का अलॉन्ग द कर्व, एक कर्व के लॉन्ग और कर्व है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर। लाइन इंटीग्रल हमने वैल्यूएट करना है, जो लाइन इंटीग्रल हमने वैल्यूएट करना है उसकी शेप आप देख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई शेप का है, और जिस कर्व के लॉन्ग हमने वैल्यूएट करना है वो सर्कल है, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो हम इसको वैल्यूएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला जो लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड कर्व सी है वो इक्वल है पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई डी एक्स डी वाई वाले डबल इंटीग्रल के। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाले लाइन इंटीग्रल को पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स माइनस पार्शल एम ओवर पार्शल वाई वाले प्लेन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इस वक्त हमारे पास जो m की वैल्यू है dx के साथ वो 10x4 माइनस 2xy क्यूब है, और जो dy के साथ हमारे पास n है वो है माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। फार्मूले के मुताबिक हमें इस m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, फर्स्ट टर्म का 0 आ गया, सेकंड टर्म में 2x कांस्टेंट है, y क्यूब का 3y स्क्वेयर आएगा, वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 6xy स्क्वेयर बन गया। सेकंड टर्म जो n है हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से मालूम करना है, इसमें x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो हमारे पास माइनस 6xy स्क्वेयर आ गया। हमने my और nx या कह लें पार्शियल m ओवर पार्शियल y और पार्शियल n ओवर पार्शियल x कैलकुलेट कर लिए हैं। हमें इस प्लेन इंटीग्रल के अंदर ज़रूरत है पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y की, यानी nx माइनस my की। जब हम इस nx में से इस my को माइनस करेंगे, क्योंकि ये सेम है, आंसर 0 आ गया। तो हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इक्वल हो गया प्लेन इंटीग्रल के, और इस प्लेन इंटीग्रल में पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y की जगह हम 0 लिख लें तो ये इंटीग्रल को एवेल्यूएट करके क्या आंसर आएगा, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि आंसर 0 आ जाएगा। तो हमने लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। जो लाइन इंटीग्रल हमने एवेल्यूएट करना था वो क्लोज्ड कर्व सी के लॉन्ग एवेल्यूएट करना था, वो सर्कल थी, और जो इंटीग्रेंट था वो हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई शेप का था। तो हमने ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल किया और उसे एवेल्यूएट कर लिया। एक और एग्जांपल करने लगे हैं। एग्जांपल हमने ये करनी है कि हमने ये वाला लाइन इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है 0.00 से लेकर 0.21 तक, और हमने एवेल्यूएट करना है अलॉन्ग द कर्व x पावर 4 माइनस 6xy क्यूब इज इक्वल टू 4y स्क्वेयर के। ये जो हमने इंटीग्रल एवेल्यूएट करना है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप का है।
दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं ये ए डॉट डी आर टाइप का इंटीग्रल है। ए डॉट डी आर टाइप का इंटीग्रल है जिसको हमने एवेल्यूएट करना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, या कह लें हमारे पास ये एफ डॉट डी आर टाइप का इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल को हमने एवेल्यूएट करना है पॉइंट ए से लेकर बी तक। ज़रा याद कर लें, जो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल है ये इक्वल हुआ करता है फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के। किस सूरत में? उस सूरत में अगर हमारे पास जो वेक्टर फील्ड एफ है वो हमारे पास कंजर्वेटिव हो, यानी हमारे पास एक स्केलर पोटेंशियल फाई एग्जिस्ट करता हो कि डेल फाई जो है वो एफ के इक्वल हो। यहाँ पर हमने ये जो लाइन इंटीग्रल वैल्यूएट करना है, ये जिस कर्व के लॉन्ग वैल्यूएट करना है उस कर्व को अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो काफ़ी मुश्किल इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर हम इसको एफ डॉट डी आर टाइप का इंटीग्रल सोचते हुए इस एफ का डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करें और अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम कंजर्वेटिव फील्ड वाले बात का इस्तेमाल करते हुए इस लाइन इंटीग्रल को फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए की शक्ल में सॉल्व कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर यही काम करने लगे हैं। हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये अगर एफ डॉट डी आर टाइप का है तो एफ हमारे पास बेसिकली ये डी एक्स और डी वाई के कोफिशिएंट्स की मदद से बन रहा है। एफ हमारे पास 10x माइनस 2xy क्यूब आई माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जे के इक्वल है। अगर हम इस f का डेल क्रॉस f कैलकुलेट करें तो वो डेल क्रॉस f आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। डेल क्रॉस f आपने खुद कैलकुलेट करना है, क्योंकि डेल क्रॉस f ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है हम एक फाई कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल फाई जो है वो हमारे पास f के इक्वल हो। तो फाई स्केलर पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट करना है उस डेल फाई को हमने f के इक्वल ले लिया है। f के इक्वल लेने के बाद हम फाई कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास i का कोफिशिएंट है ये बेसिकली पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x के इक्वल है, और जो y का कोफिशिएंट है वो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y के इक्वल है। अगर हम पार्शियल फाई ओवर पार्शियल x वाले पोर्शन की इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट से y को कांस्टेंट समझते हुए तो हमारे पास फाई का आंसर आ जाएगा 10। x4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x5 ओवर 5, 5 कैंसिल हो जाएगा 2x5, और सेकंड टर्म में x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा x स्क्वायर वाई क्यूब। और चूंकि हम y को कांस्टेंट समझ रहे हैं तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y की शेप में h ऑफ y कह लिया हमने। यहाँ पर z इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y। लाइन इंटीग्रल वैल्यूएट करना है और जो कर्व है उसमें भी सिर्फ दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व हैं x और y। z की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये जो हमारे पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल y है इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट से करें, x को कांस्टेंट समझें तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट होगा, y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब बाई 3 आएगा जो 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाई का आंसर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा और सम फंक्शन ऑफ x होगा। इसको से h2x कह लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y होगा, से इसको हम h1y कह लेते हैं। और अब हमने h1y और h2x की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढनी है कि दोनों फाई का आंसर सेम आ जाए। माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दोनों में सेम है, इसमें 2x5 है, इसमें नहीं है। अगर मैं h2x को 2x5 ले लूँ और h1y को 0 ले लूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी हमारे पास फाई का आंसर 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा और साथ में एक आम कांस्टेंट नंबर्स वाला c लिख लिया। फाई की वैल्यू आ गई मेरे पास, मुझे इंटीग्रल वैल्यूएट करना है जो गिवन मैं पहले डिसाइड कर चुका कि वो इक्वल होगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए के। तो ये इंटीग्रल इक्वल है फाई मेरे पास है 2x5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस सी, और लोअर लिमिट मैंने 0 0 और अपर लिमिट 2 1 लिख ली। जब मैं ये पॉइंट्स इसमें पुट करूँगा तो वो बेसिकली मेरे पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए बन जाएगा। तो फाइनली इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट साइड के आंसर में 2 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 64 माइनस 4 आ गया, माइनस एक्स और वाई की जगह 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। दोनों दफ़ा यहाँ पर भी प्लस सी आएगा, इसमें भी प्लस सी आएगा, लेकिन वो माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको यहाँ लिखा ही नहीं है। 64 माइनस 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 60 आ गया। ये हमने इंटीग्रल एवेल्यूएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ कि हमारे पास
ये जो इंटीग्रल था वो एफ डॉट डी आर टाइप का था और जो एफ था वो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड था। अगर मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करता, यहाँ से कर्व की इक्वेशन में से एक्स और वाई को इन द फॉर्म ऑफ टी मालूम करता, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करता, तो बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस तरह से ये आसान हो गया है। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से एक रिजल्ट प्रूफ किया जा सकता है कि अगर सिंपल क्लोज्ड कर्व सी से बाउंड होने वाला आपको एरिया कैलकुलेट करना हो तो वो एरिया इक्वल हुआ करता है हाफ लाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के। इस फार्मूले को प्रूफ किया जा सकता है ग्रीन्स थ्योरम की मदद से। मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करके एक सिंपल क्लोज्ड कर्व से बाउंड होने वाला एरिया कैलकुलेट करने लगा हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, एवेल्यूएट करना है एलिप्स का एरिया। आपको मालूम है हमारे पास जो एलिप्स होती है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है। ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये हमारे पास गोल्डन कलर की एलिप्स है और ये जो हमारे पास दरमियान में है ये एरिया है जिसको ये सिंपल क्लोज्ड कर्व बाउंड कर रही है। ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है। इस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस फार्मूले की मदद से कि हमारे पास जो एरिया है वो इक्वल है हाफ एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के। उसके लिए मुझे कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस की ज़रूरत होंगी। हमें ये तो मालूम है कि ये जो एलिप्स है ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी हमें याद होंगी कि एक्स ए कॉस टी वाई बी साइन टी, और इसमें टी की जो लिमिट्स होती हैं वो 0 से 2 पाई होती हैं। अब हमें एक्स मालूम है, वाई मालूम है, एरिया जो है वो हाफ लाइन इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के इक्वल है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे x की जगह लिख लेंगे क्या, x की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे a cos t और dy यहाँ से बनाएं तो वो बनेगा b cos t dt, फिर माइनस और y की जगह हम लिख लेंगे b sin t और dx की जगह यहाँ से बनेगा माइनस a sin t dt। इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर लेते हैं तो हमारे पास इस एलिप्स वाली कर्व से जो सरफेस बाउंड हो रही है उसके एरिया का आंसर आ जाएगा। कैसे इस इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया जाए, a इंटू बी फर्स्ट टर्म में भी बन रहा है, a इंटू बी सेकेंड टर्म में भी बन रहा है, ये a इंटू बी कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में कॉस स्क्वायर t बन रहा है, सेकेंड टर्म में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर t बन रहा है, और dt को अगर आप कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ए बी है वो इंटीग्रल से बाहर आ गया और अंदर रह गया dt। 0 से 2 पाई dt इंटीग्रल को हमने एवेल्यूएट करना है। बहुत आसान सी इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रल t आ गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो 2 पाई माइनस 0 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया एरिया का पाई ए बी। ग्रीन्स थ्योरम की मदद से किसी सिंपल क्लोज्ड कर्व से बाउंड होने वाला एरिया का फार्मूला बनाया गया है कि वो इक्वल होता है हाफ लाइन इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के, और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मैंने एलिप्स से बाउंड होने वाली सरफेस का एरिया कैलकुलेट किया है। वेक्टर एनालिसिस में बस इतना ही, और आज के लिए भी इतना ही।